ये आप क्या क्या कर रहे हैं? आप अपने कपड़े और जूते क्यों उतार रहे हैं? अनोखी ने घबराते हुए पूछा, पर ऋषभ ने कुछ नहीं कहा, बस अपने जूते और शर्ट निकाल अंदर आ गया। उसके बार्थटब के अंदर आते ही अनोखी झट से खड़ी हो गई और जाने लगी, पर ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ उसे खींचा तो अनोखी सीधे उसके गोद में गिर गई। ऋषभ जी, आप अनोखी थोड़ी तेज आवाज में कुछ कहने वाली थी, पर उसकी बात पूरी नहीं हो पाई। ऋषभ उसके होंठ पर उंगली रख धीमी आवाज में बोला, कुछ कर नहीं रहा हूं मैं, इसलिए चुपचाप बैठो ऐसे ही। इतना बोल ऋषभ ने उसे घुमाया और उसकी पीठ अपने सीने से लगाकर अनोखी को पीछे से अपनी बाहों में पकड़ अपना सर उसके कंधे पर रख चुपचाप आंखें बंद कर बैठ गया। अनोखी उसकी गर्म सांसों को अपने गर्दन पर महसूस कर रही थी, जिससे उसकी सांसें तेज हो गई। वो बार बार पलके झपकाते हुए ऋषभ के हाथों को कसकर थाम चुपचाप बैठी थी। उसे डर था शायद ऋषभ कुछ करेगा, और बेचैनी थी और साथ ही साथ घबराहट भी। कुछ देर तक उसकी तेज सांसों को सुनने के बाद ऋषभ ने उसके कान पर किस किया तो अनोखी सिहर सी उठी। उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। ऋषभ ने उसकी कान में फुसफुसाते हुए कहा, कपकैक, तुम्हारी यह तेज सांस मुझे खुद पर कंट्रोल करने का मजबूर करती है। अनोखी कुछ नहीं बोली। ऋषभ ने उसके कंधे को अपने होठों से छूटकर कहा, तुम पर मेरा असर इस कदर होता देख मैं बहता हूं। अनोखी अभी भी कुछ नहीं बोली, पर ऋषभ की बातें और एहसास से अनोखी की घबराहट और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऋषभ ने उसके चेहरे को अपनी ओर किया और धीरे से उसके होठों को छू लिया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, हर दर्द से तुम्हें दूर रखना चाहता हूं, पर एक दर्द ऐसा है जिसे देने के लिए मैं तड़पता हूं। ये कहते वक्त न जाने कितनी बार ऋषभ के होठ अनोखी के होंठ छू गए। उसकी आवाज में अनकहा सा एक तड़प था। अनोखी जो उसके होठ को अपने होठों पर महसूस करे, आंखें बंद किए हुए बैठी थी। उसकी बात सुन उसे कस के गले लगा लिया। ऋषभ अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया और उस की गर्दन को अपने होठों से छूने लगा। ऋषभ उसकी गर्दन से होते हुए उसके होठों तक आया और एक डिप किस करने लगा। अनोखी जो हर बार उसके शर्ट को कसकर पकड़ लेती थी, इस बार उसके हाथ ऋषभ के सीने पर खुले सीने पर थे और उसकी किस को इतनी डिप होती देख अनोखी ने उसके सीने पर ही अपनी मुट्ठी जकड़ ली, जिससे उसके नाखून उसके सीने पर में चुभ गए। पर ऋषभ को कोई दर्द नहीं हुआ। उसने अपना एक हाथ अनोखी के सर के पीछे रखा और उसका दूसरा हाथ उसके शर्ट के अंदर चलने लगा। ऋषभ उसकी पीठ को सहलाते हुए अपनी किस को गहरी करते जा रहा था। कुछ देर अनोखी को किस करने के बाद ऋषभ ने उसके होठों को छोड़ा और फिर उसकी गर्दन पर किस करने लगा। उसने अनोखी की टी शर्ट उसके कंधे से थोड़ा सरकाया और अपने होंठ उसके खुले कंधे पर रख उसे किस करते हुए हल्के से बाइट भी कर लिया, जिससे अनोखी हल्के से चीख पड़ी, जिसकी आवाज सीधे ऋषभ के कानों में पड़ी। ऋषभ ने अपनी आंखें खोली और अनोखी का चेहरा देखा तो वो पूरी तरह से लाल हो गया था, शर्म से, डर से और थोड़े से दर्द से। ऋषभ बस उसके चेहरे को देख रहा था। अनोखी ने अपनी आंखें खोली और घबराई नजरों से उसे देखने लगी। आज ऋषभ की नजरों, उसकी हरकतें बहुत अलग थी, बहुत ज्यादा।
शायद वह कुछ चाहता था अनोखी से पर कह नहीं पा रहा था, कर नहीं पा रहा था। सिर्फ इसलिए ताकि उसकी कपकेक डर ना जाए, घबरा ना जाए और उससे कोई गलती ना हो जाए। इसलिए उसने अनोखी के माथे को चुमा और बोला, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे बाहर वेट कर रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारे कपड़े नहीं है यहाँ पर, इसलिए वार्डरोब से मेरी एक टी शर्ट पहन लेना। वैसे भी तुम इतनी छोटी सी हो, मेरी शर्ट तुम्हारे घुटनों तक आ ही जाएगी। कहते हुए उसने उसकी नाक खींची और वहां से उठकर चला गया। अनोखी ऋषभ को जाते हुए देख रही थी, जिसने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा और जाते वक्त दरवाजा बंद कर दिया। उसके जाने के बाद अनोखी ने अपने कपड़े निकाले और फ्रेश होने लगी। नहाते वक्त उसके दिमाग में कुछ दिन पहले की बात घूम गई, जब एक रात वह प्रीति, शनाया और रिया रात में बातें करते हुए छत पर किटी पार्टी कर रहे थे। तभी प्रीति ने अनोखी का हाथ पकड़ उससे मजाक करते हुए पूछा, तो मेरी अनु, यह बता, तेरी और ऋषभ जी की शादी हो तो 3 साल हो गए, उसमें से 2 साल तो ऋषभ जी थे ही नहीं। लेकिन मैं देख रही हूँ तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है। क्यों? उसके चिढ़ाने पर शनाया और रिया भी अनोखी को छेड़ने लगी तो अनोखी का चेहरा शर्म से गुलाबी होने लगा। वह मुंह बनाकर बोली, भाभी माँ, आप मुझे चिढ़ क्यों रहे हो? और कहाँ आपको मेरी आंखों में प्यार दिखा? जब देखो तो वह मुझे सिर्फ परेशान करते हैं। मेरी आंख में आपको गुस्सा दिखा होगा, प्यार नहीं। देखो। अनोखी ने अपनी आंखों को बड़ी कर उसे दिखाया तो तीनों हंसने लगी। प्रीति ने उसके माथे पर हल्की सी चपत मारकर कहा, पागल लड़की। अच्छा चल, यह बता, तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत मजा भी आ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कॉलेज में जाकर पढ़ाई करूंगी, वरना मैं हमेशा घर पर से ही पढ़ती थी। लेकिन कॉलेज में बहुत मजा आता है। और आपको पता है, आज रूही ने ना एक लड़के को बहुत मारा, बहुत ज्यादा। क्यों? अनोखी के कहने पर रिया, प्रीति और शनाया तीनों ने एक साथ पूछा तो अनोखी कुछ कंफ्यूज होते हुए बोली, मुझे पूरी बात समझ में तो नहीं आई थी कि रूही ने उस लड़के को मारा क्यों था, पर वो लड़का उसे 1 नाइट स्टैंड करने बोल रहा था तो रूही ने उसे बहुत मारा और चिल्लाते हुए बोली कि अगर ही करना है तो जाकर उस तरह की लड़कियों को पकड़ और अपने अंदर की सारी हवस निकाल लेना। अब चुपचाप से निकल यहाँ से, नहीं तो इतने जूते पड़ेंगे और वह भी उस जगह पर कि आगे बाप बनने लायक नहीं रहेगा। अनोखी रूही की कही बात उन तीनों को बता रही थी और वह तीनों आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। रिया ने कहा, कितना बदतमीज लड़का है, बहुत अच्छा किया रूही ने उसे मां कर। अरे मैं तो कहती हूँ उसे जेल भेज देना चाहिए था। ऐसे लड़कों का खुलेआम होना बिल्कुल खतरनाक होता है। रूही से कहना बचकर रहे तो अनोखी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। फिर शनाया ने उससे थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, तो अनोखी, तुम्हें इन सब बातों में समझ क्या नहीं आया? वह लड़का चाहता क्या था? आई मीन रूही उसे क्यों मारा और यह से क्या होता है? अनोखी का सवाल सुन रिया, शनाया और प्रीति जो चाय पी रहे थे, उनके मुंह से चाय बाहर निकल गई और वह तीनों एक साथ खांसने लगी। उन तीनों को ऐसे देख अनोखी घबरा गई और शनाया की पीठ को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ? आप तीनों को एक साथ क्यों खांसी आ गई? अरे छोटी सी भाभी, ऐसी बात करोगी तो एक साथ खांसी क्या, मौत भी आ जाएगी। रिया ने खुद को संभाल आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा तो प्रीति बोली, नहीं
रिया ऐसा नहीं बोलते और अनु ऐसे सवाल सबके सामने नहीं करते। पर भाभी माँ मुझे सच में समझ नहीं आया। अनोखी ने फिर कहा तो शनाया सबकी बात को बीच में रोकते हुए बोली, एक मिनट अनोखी, तुम्हें सच में इन सब बातों के बारे में नहीं पता? तो अनोखी ने ना में अपना सर हिला दिया तो शनाया ने फिर पूछा, क्या ऋषभ और तुम्हारे बीच अब तक कुछ नहीं हुआ क्या? अनोखी ने कंफ्यूज होते हुए कहा तो शनाया और रिया प्रीति को देखने लगी तो प्रीति ने कहा, अब तुम दोनों मुझे ऐसे क्या देख रहे हो और इससे ऐसे सवाल ही क्यों कर रहे हो? हाँ, थोड़ी हैरानी मुझे भी है पर इतनी नहीं। अरे पर उसने स्कूल में साइंस की क्लास में तो यह सब जाना ही होगा ना, पढ़ा ही होगा ना। शनाया ने कहा तो सब उसे देखने लगे। अनोखी भी क्या, और उसके मुंह से निकल गया। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह दुपट्टा तुम्हारा मेरे पास ही है। मैं उसे अपने साथ लेकर गया था और उन 2 सालों में वह तुम्हारा दुपट्टा ही मुझे सुकून की नींद देती थी। उसे अपनी बाहों में लिए तुम्हारी खुशबू को दुपट्टे में महसूस कर, तुम्हें अपने पास महसूस कर मैं सो पता था। पर मेरा गुस्सा, मेरी नफरत मुझसे यही कहती थी कि मैं इस दुपट्टे को सिर्फ इसलिए लेकर आया हूं ताकि मैं यह बात याद रख सकूं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। कितना स्टुपिड था ना मैं? ऋषभ की बात सुन अनोखी रोते हुए मुस्कुरा दी और हाँ में सर हिला दिया। ऋषभ ने आगे कहा, तब से ही तुम यहाँ बसी थी। मैंने तुम्हें देखा तक नहीं था, पर तुम्हारे दर्द ने, तुम्हारी मजबूरी ने मुझे तुमसे जोड़ा और वह बंधन अब इतना मजबूत हो गया है कि किसी के तोड़ने पर टूट नहीं सकता। तुम मेरी आदत ही नहीं, मेरा जुनून हो कपकेक। तुम मेरा प्यार ही नहीं, मेरी इबादत हो। मैं भगवान को नहीं मानता पर तुम्हें मानता हूँ। इसलिए ही तो ये ऋषभ शेरगिल जो दुनिया को अपने सामने झुकाने की ताकत रखता है वो सिर्फ तुम्हारे आगे झुका है। तुम्हारे सामने मैं अपने घुटनों पर आ गया क्योंकि तुम्हारे आगे ये नाम शान रुतबा मेरा ईगो किसी का मोल नहीं है। तुम मेरी जिंदगी हो कपकेक। तुमसे रूठ नहीं सकता मैं और तुम्हें रूठा देख नहीं सकता। तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता, बस देख सकता हूँ तो तुम्हारी यह मासूमियत, तुम्हारी आंखों की चमक, होठों की मुस्कुराहट और वह शैतानी हरकतें जिससे तुम घर भर को परेशान करती हो। मैंने बहुत बार कहा है अपने मन में सोते हुए तुम्हारे चेहरे को देख, पर आज तुम से कहता हूँ, अगर तुम नहीं हो तो यह जिंदगी किसी काम की नहीं। तुम मेरी सांसों से भी ज्यादा जरूरी हो। तुम्हारे बिना एक दिन क्या, एक पल भी नहीं रह सकता, क्योंकि तुम मेरे से दिल में ही नहीं मेरी रूह में बसी हो और अगर रूह शरीर से जुदा हो गई तो इसके आगे ऋषभ कुछ नहीं कह पाया क्योंकि अनोखी उसके मुंह पर अपनी हथेली रखना में सिर हिलाकर बोली, बहुत बुरे हैं आप। मैंने तो कह दिया कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो क्या आप सीधे सीधे नहीं कर सकते कि मुझसे प्यार करते हैं? कहते हुए अनोखी रोने लगी। ऋषभ ने उसके हाथ को अपने होठों से हटाया और उसके माथे को चुमकर बोला, हाँ बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 ज्यादा। तुम जितना सोच नहीं सकती उससे भी ज्यादा। किसी ने किसी से इतना प्यार ना किया हो उससे भी ज्यादा। सिर्फ इस जन्म के लिए ही नहीं, आने वाले हर जन्म के लिए सिर्फ तुम मेरी हो कपकेक और मैं सिर्फ तुम्हारा। और यह प्यार वक्त के साथ साथ कभी खत्म नहीं होगा, पर वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। ऋषभ और अनोखी ये नाम कभी अलग नहीं होंगे।
उसकी बात सुन अनोखी ने मुस्कुराते हुए उसे गले से लगा लिया और ऋषभ ने भी उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर अपना चेहरा उसके गले में छुपा लिया। कुछ देर बाद ऋषभ उसी तरह अनोखी को अपने गले लगाए बोला, कपकेक, क्या तुम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ना चाहती हो? अगर तुम थोड़ी सी भी कंफ्यूज हो तो पीछे हो जाओ। अगर मेरी की गई उस रात की गलती का दर्द तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी है तो भी पीछे हो जाओ कपकेक, वरना अगर हम एक बार आगे बढ़ गए तो मैं पीछे नहीं हो पाऊंगा। अनोखी ने नजर उठाकर और ऋषभ की नजरों को देखा तो उसकी आंखें बंद थी और वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। अनोखी ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे को अपने छोटे से हाथों में थामा और अपने होंठ को उसके होंठ पर रख बिना कहे अपना जवाब दे दिया। उसका जवाब पाकर ऋषभ ने भी अपना एक हाथ उसके सर के पीछे रखा और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को सहलाते हुए उसे किस करने लगा। अनोखी भी उसके बालों को सहलाते हुए उसका साथ दे रही थी। ऋषभ ने अनोखी को अपनी गोद में लिए कमरे के अंदर आया। अनोखी के हाथ अभी भी उसकी गर्दन पर थे और उसके पैर उसकी कमर में लिपटे थे। ऋषभ ने अनोखी को बेड पर लेटा दिया। इस बीच उनके होठ एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। वक्त के साथ ऋषभ की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। ऋषभ के हाथ अनोखी के शर्ट के बटन खोलने लगे। अनोखी ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और थोड़ी घबराई नजरों से ऋषभ को देखने लगी। ऋषभ ने उसके माथे को चुमा और उस की आंखों में देखते हुए बोला, अगर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है तो मैं रुक जाऊंगा। पकैक, मुझे इसमें तुम्हारी मर्जी और खुशी चाहिए, मजबरी और कंफ्यूजन नहीं। क्या बहुत दर्द होगा? अनोखी के मुंह से निकल गया। उसकी आंखों में डर था। कुछ पल खामोश रहने के बाद ऋषभ उसके गाल को चूम कर बोला, दर्द होगा कपकेक, तुम्हें दर्द होगा, पर मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ तुम्हें कम दर्द देने की, लेकिन दर्द तो होगा। क्या मैं यहीं पर रुक जाऊं? ऋषभ ने अपनी बात बोल उससे सवाल कर उसके जवाब का इंतजार करने लगा और उसकी बातों को सुनने के बाद अनोखी ने उसके हाथ से अपना हाथ हटाया और धीरे से अपना करनामे हिला दिया। ऋषभ ने होले से उसके होठों को चुमा और अपना हाथ बढ़ा कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर दी। अब इस कमरे में अंधेरा हो गया था और जो थोड़ी सी रोशनी थी वह उस चांद के चांदनी की रोशनी थी जो उस कमरे के साथ साथ ऋषभ और अनोखी के चेहरे पर भी पड़ रही थी। कुछ देर बाद बस कमरे में अनोखी की एक दर्द भारी चीख गूंज गई और साथ ही साथ दर्द से भरी अनोखी की बात भी, बहुत दर्द हो रहा है ऋषभ जी, मैं मर जाऊंगी। अनोखी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। ऋषभ ने अपने माथे को उसके माथे से जोड़ कहा, नहीं नहीं कपकेक, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर, उसके बाद यह दर्द चल जाएगा। इतना बोल वो अनोखी के पूरे चेहरे को चूमने लगा और आखिर में उसने उसके होठों को अपने पूरे प्यार लगाओ और चिंता के साथ अनोखी के होठों पर रख दिया। अनोखी ने अपनी धुंधली आंखों से ऋषभ को देखा। ऋषभ की आंखों में भी आंसू थे। यह देख अनोखी की आंखों से आंसू और तेजी से गिरने लगे। अनोखी ने कसकर अपनी आंखें बंद की और उस दर्द को सहने लगी। कुछ देर बाद अनोखी का दर्द कम हुआ और गहराती रात के साथ साथ अनोखी और ऋषभ का प्यार परवान चढ़ता गया। शेरगिल मेंशनोस जगह से निकलने के बाद रूही और बाकी सब पुलिस स्टेशन गए और रूही में उन्हें सब कुछ बताया और वहां
से रूही और अभिनव अपने घर चले गए। रोहित का कमरा आज फिर से रोहित के हाथ में। रूही की गुड़िया थी और वह बेड पर लेटे उसे देख रहा था। रोहित ने कहा, कितनी बदल गई हो तुम। आज तुम्हें देख ऐसा लग ही नहीं रहा था कि तुम वही रूही हो जिसे मैं जानता था। वह छोटी सी रूही जो हमेशा मेरे आगे पीछे घुमा करती थी। आज तुम्हें देख ऐसा लगा कि तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूं इस बात पर कि तुम इतनी स्ट्रांग, इतनी इंडिपेंडेंस बन गई है, या फिर गम करूं कि तुम्हें अब मेरी जरूरत ही नहीं रही। तुम तो शायद मुझे भूल गई हो। तभी अचानक से शिवाय रोहित के कमरे में बिना दरवाजा नॉक किए आया। उसे देख रोहित ने जल्दी से गुड़िया को ब्लैंकेट के अंदर छुपाया और शिवाय को चिल्लाते हुए बोला, अबे पागल है क्या? बिना लॉक किया कौन आता है ऐसे? तेरा सबसे प्यारा दोस्त शिवाय। शिवाय अपने दांत दिखाते हुए बोला और बेड पर आकर बैठ गया। रोहित भी उठकर बैठ गया और उसे घूरने लगा। उसने दरवाजे को देखा और शिवाय से पूछा, और तू अंदर आया कैसे? दरवाजा तो मैंने लॉक किया था, तो तूने दरवाजा कैसे खोला? अरे चाबी से, और कैसे? यह देख। कहते हुए शिवाय ने अपने हाथ में ली हई रोहित के कमरे की डुप्लीकेट चाबी। उसे दिखाई तो रोहित उसे पर झपट पड़ा और उसे चाबी झिनते हुए बोला, कमीने, मेरे कमरे की डुप्लीकेट चाबी तेरे पास क्या कर रही है? बोल। उसने शिवाय के हाथ से चाबी छीन ली और उठकर चाबी को जाकर अपने ड्रोन में रख दिया। उसे बेड से उठा देख शिवाय ने जल्दी से ब्लैंकेट के नीचे से गुड़िया निकल ली। रोहित को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ वह फिर से शिवाय के पास दौड़ा, पर तब तक देर हो गई थी। शिवाय उसे ले चुका था और रोहित को अपने पास आते देख वो भी जल्दी से बैठ से उठकर भागने लगा और गुड़िया को देखते हुए बोला, अच्छा तो जनाब इन मोहतरमा से बात कर रहे थे। शिवाय वह चुपचाप से दे मुझे वापस, वरना बहुत पिटेगा तू मेरे हाथों से। रोहित उसके पीछे भागते हुए चिल्लाकर बोला। कुछ देर भगाने के बाद आखिरकार शिवाय रोहित की पकड़ में आ ही गया और रोहित ने उस गुड़िया वापस ले ली और जाकर वापस उसे उसकी जगह पर रख दिया। वह शिवाय को घूरते हुए बोला, निकल मेरे कमरे से अभी के अभी। अच्छा ठीक है, सॉरी, अब नहीं छूऊंगा वह गुड़िया, बस। पर यह बात कि ये गुड़िया उसी रूही की है ना? शिवाय ने उससे सवाल किया। उसका चेहरा अब तक थोड़ा सीरियस हो गया था। नहीं, तुझे किसने कहा? रोहित ने नजरें चुराते हुए उसके सवाल का जवाब दिया तो शिवाय उसके गले में हाथ डाल उसके पेट में एक मुक्का मारते हुए बोला, साले दोस्त हूँ तेरा, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। जब रूही के सर पर उस गुंडे ने गन तानी थी तो तेरी आंखों में तड़प मैंने देखी ली थी, और जहां तक मुझे पता है तुझे आज तक सिर्फ एक ही लड़की में इंटरेस्ट है, वह भी बचपन से, तेरी बचपन वाली रूही। रोहित अपने पेट को सहलाते हुए दर्द से धीमी आवाज में बोला, इतनी जोर से मारा बे, और तुझे क्या करना है जानकर? हाँ है वही रूही, पर अब वो बचपन वाली रूही नहीं रही। रोहित सोफे पर मायूसी से बैठ गया। शिवाय भी उसके बगल में बैठा और उससे पूछा, अच्छा एक बात बता, तेरी बचपन वाली रूही थी कैसी? मुझे तो बस इतना पता था कि बचपन में रूही नाम की लड़की से तेरा अफेयर था, और वह भी तू शराब के नशे में बोल पड़ा। पर मैं कुछ और पूछता उससे पहले ही टोटल टल्ली होकर बेहोश हो गया। कमीने, बचपन का अफेयर का क्या मतलब?
दोस्त ही थी वो, समझा। रोहित ने सोफे के कुशन को उस पर फेंकते हुए कहा, तो शिवाय उस कुशन को कैच कर बोला, अच्छा ठीक है, बचपन वाली दोस्त के बारे में ही बता दे। बचपन में कैसी थी वह? अपना और रूही का बचपन याद करते हुए रोहित के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने शिवाय से कहा, वह बचपन में बिल्कुल एकदम गोलू मोलू की तरह थी, छोटी सी, बिल्कुल आलू जैसी। मैं उसे छोटी आलू बुलाता था, पर फिर मेरे बाकी के दोस्त उसे चिढ़ाते थे, इसलिए मैंने उसे आलू बुलाना बंद कर दिया। कहते हुए रोहित ने शिवाय को रूही के साथ उसकी आखिरी मुलाकात के बारे में भी बताया। उस बात को बताते हुए उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, उसके बाद से मैं कभी रूही से मिली नहीं पाया। उस दिन मैं बहुत गुस्से में था और ऊपर से वो परेशान कर रही थी, इसलिए मेरा गुस्सा बढ़ गया, लेकिन मैं उसे गिरना नहीं चाहता था। वह तो गलती से गिर गई और अपने बचपने में वह शादी वाली बात बोल दी तो बाकी के दोस्त उस पर हंसने लगे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैंने उसे डांट कर जाने के लिए कहा, पर वो गई ही नहीं। ऐसी ही थी वो, हमेशा मेरे आसपास घूमती रहती थी, मेरे डांटने पर भी नहीं जाती थी, इसलिए मैं चला गया था। फिर जब मैं दोबारा उस जगह आया तो वो वहां नहीं थी तो बस उसकी गुड़िया। रोहित की आंखों में निराशा और दर्द दोनों ही थे। शिवान ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो रोहित उसे देख दर्द भरी स्माइल के साथ बोला, मैंने उसे जाने के लिए कहा था, पर वह तो इस तरह से गई जिससे मिलना तो छोड़ो, देख तक नहीं पाया आज तक। एक सॉरी है जो मैं उससे कहना चाहता था, जो मेरी जुबान पर ही ठहर गई। अब तो लगता है वह तो मुझे भूल ही गई है, शायद याद ही नहीं कि बचपन में रोहित नाम का एक लड़का हुआ करता था जिसके साथ वह हर पल रहना चाहती थी। तू प्यार करता है उससे? शिवानी अचानक से यह सवाल कर लिया, जिसने रोहित को हैरान कर दिया। वो हैरानी भरी नजरों से उसे देखने लगा तो शिवाय ने कहा, रोहित, कॉलेज टाइम से हम दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने तुझे आज तक किसी लड़की के लिए इतना दुखी होते हुए नहीं देखा। कॉलेज में कितनी लड़कियों ने तुझे प्रपोज किया, तूने उन लोगों को नजर उठाकर तक नहीं देखा। पर वही रूही, वो जब से तेरे सामने आई है तब से तेरी नजर बस ठहर सी हुई है। माना तेरी बात उसे बहुत बुरी लगी, पर वो बचपना था, बच्चा था। तू गुस्सा आ गया, पर फिर भी तेरे अंदर इतना दर्द है। यह दर्द किस बात का है रोहित? तू उसे सॉरी नहीं बोया पाया उस बात का, या वह तुझे छोड़कर चली गई उस बात का? मैं नहीं जानता हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मुझे उसे सॉरी कहना है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे उससे सॉरी कहना है। बोल, रोहित ने चेहरा फेर लिया तो शिवाय आगे कुछ नहीं बोला। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा तो उसके असिस्टेंट का था। उसने फोन उठाया और उसके असिस्टेंट ने कहा, सर मैं फाइल लेकर शेरगिल मेंशन आ गया हूँ। ठीक है, रोहित के कमरे में आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। कौन आ रहा है? शिवाय के फोन रखने के बाद रोहित ने पूछा तो शिवाय बोला, मेरा असिस्टेंट है। कुछ देर बाद शिवाय का असिस्टेंट रोहित के कमरे में आया तो शिवाय ने उसे देख पूछा, सारी इन्फॉर्मेशन मिली है? हाँ सर, ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। ऑलमोस्ट नहीं चाहिए, मुझे कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन चाहिए।
शिवाय ने आंखें छोटी कर उसे घूरा। तभी रोहित बीच में बोला, 1 मिनट, किसका इन्फॉर्मेशन निकल रहा है तू? स्वाति का। शिवाय ने उसे देखा तो रोहित आंखें छोटी कर से घूरते हुए बोला, अबे साले, तू सच में उस स्वाति के पीछे पड़ गया? मुझे तो लगा बस यूं यूं ही था और मैंने तो यूं ही मजाक कर दिया था, पर तू तो सीरियस है। लेकिन शिवाय ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और अपने असिस्टेंट को इशारा किया तो उसका असिस्टेंट फाइल में देख स्वाति की इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए बोलना शुरू किया। सबसे पहले उसने टेबल पर स्वाति, श्वेता और श्वेत की तस्वीर रखी। स्वाति और श्वेता को देख रोहित ने कहा, अरे क्या ये दोनों जुड़वा है? चेहरा तो ऑलमोस्ट सेम ही नजर आ रहा है और रंग में थोड़ा फर्क है। असिस्टेंट ने श्वेता की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, श्वेता तिवारी स्वाति तिवारी की जुड़वा बहन है। बस श्वेता तिवारी स्वाति मैम से 5 मिनट की बड़ी है। शिवाय ने एक नज़र श्वेता की तस्वीर की ओर देखा और फिर स्वाति की तस्वीर को अपने हाथ में उठाकर देखने लगा। रोहित ने असिस्टेंट को आगे कहने का इशारा किया तो असिस्टेंट बोला, सर, स्वाति मैम अपनी बहन श्वेता और अपने माँ पापा के साथ कोलकाता में रहती थी, पर कुछ दिनों बाद उनकी बहन श्वेता को किसी लड़के से प्यार हो गया और वह प्रेग्नेंट हो गई। पर वह लड़का अचानक से कहीं गायब हो गया था। बदनामी के डर से उनके माँ पापा ने उनकी बहन की शादी करवा दी और कुछ दिनों बाद उसके माँ पापा की भी डेथ हो गई। उसके बाद स्वाति मैम अकेले ही रहा करती थी। लेकिन एक दिन अचानक से स्वाति मैम के घर में आग लग गई, जिसमें उसकी बहन और उनकी बहन के पति की मौत हो गई और स्वाति श्वेत को लेकर मुंबई चली आई। मुंबई आने के बाद उन्हें कई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, पर सर्टिफिकेट न होने के कारण उन्हें कहीं ढंग की जॉब नहीं मिली। इसलिए वह रेस्टोरेंट, कैफे, यहाँ तक कि बार में भी काम कर पैसे कमाती थी। बहुत मुश्किल से 2 साल पहले वह मुंबई में सेटल हो पाई। उन्होंने रेंट पर घर लिया। मॉर्निंग में वह योगा क्लास चलती है, आफ्टरनून में शोरूम में काम करती है और रात के वक्त ऑनलाइन आर्टिकल्स लिखती है। स्वाति मैम और श्वेत की जिंदगी में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। बोल। असिस्टेंट चुप हो गया। रोहित ने शिवाय को देखते हुए कहा, यार, यह लड़की तो फिल्म की किसी हीरोइन की तरह लग रही है। मतलब इतने सारे स्ट्रगल पर फिर भी अपने स्वाभिमान के लिए कोई गलत काम नहीं किया। रियली यार, सच ए ग्रेट वुमन, आई रियली लाइक हर। रोहित के आखिरी शब्द सुन शिवाय की नजर उसे पर चली गई और वह उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा तो रोहित बोला, अब ऐसे घूर क्या रहा है? आई रियली लाइक हर का मतलब आई रियली लव हर नहीं होता। अरे, मुझे उसकी पर्सनालिटी अच्छी लगी और क्या। पागल जल कुकड़ा। रोहित का मुंह बन गया, पर शिवाय ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और असिस्टेंट को देख बोला, लगता है तुम्हारे कान बराबर काम नहीं कर रहे हैं। एक काम करो, कल छुट्टी ले लो और किसी अच्छे कान के डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाओ। बहुत जरूरत है उसकी। शिवाय के टॉन्ट करने पर रोहित हंस पड़ा और असिस्टेंट का चेहरा उतर गया। उसे पता था कि शिवाय टोंट क्यों मार रहा है। उसने शिवाय से कहा, आई एम सॉरी सर, पर मैंने ट्राई किया पता करने की कि उनके घर में आग कैसे लगी और उसकी बहन के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, पर सच कहूं तो वह इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं पा रही है और इसीलिए ही मुझे इस बारे में जानना है। पता करो कि उस की बहन और उसके जीजा की कहानी क्या है।
यह बात बहुत बड़ी है। स्वामी का मुंबई आ जाना थी छोटी मोटी बात नहीं। अगर किसी लड़की के पास एक बच्चा है तो वह उसी शहर में रहेगी जिस शहर में वह लोगों को जानती है, ना कि मुंबई जैसे अनजान शहर में आ जाएंगी। शिवाय स्वाति की तस्वीर को गौर से देखे जा रहा था और रोहित उसने असिस्टेंट को जाने का इशारा किया तो वो चला गया। उसके जाने के बाद रोहित ने शिवाय के हाथ से फोटो लेकर कहा, प्यार तो लगता है तुझे भी हो गया इससे। तो शिवाय ने वापस स्वाति की फोटो उसके हाथ से छिना और रोहित को देखते हुए बोला, मैं तेरी तरह नहीं हूं कि मन में प्यार हो और जुबान पर ना। हाँ, हो गया है मुझे प्यार और यही तेरी भाभी भी बनेगी। बोल शिवाय ने दूसरे हाथ से स्वाति और श्वेत की फोटो उठाई और फाइल लेकर वहां से चला गया और रोहित हैरानी से उसे जाते हुए देखा रहा। पर शिवाय की कही बात उसके मन में बैठ गई थी। उसने खुद से कहा, प्यार, मैं रूही से प्यार करता हूं। इतने साल अनजान रहने के बाद भी क्या मुझे रूही से प्यार हो सकता है? कहते हुए वो वहीं बैठ सोचता रहा रूही के बारे में। रूही का घर। रूही अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी कि तभी अभिनव उसके कमरे में आया। उसे देख रूही किताब बंद कर साइड टेबल पर रखते हुए कहा, भाई आप फिर मेरे कमरे में आ गए। अरे बाबा, मैं ठीक हूँ। तेरे कमरे में आने के लिए मुझे टैक्स नहीं देना पड़ता जो दिन में सिर्फ एक ही बार आऊं। मेरी बहन का कमरा है, मेरा मन चाहे उतनी बार आऊंगा। अभिनव उसके बगल में बैठ उसके बाद बिगड़ते हुए बोला तो रूही मुंह बनाकर अपना बाल से ही करने लगी और फिर उसके कंधे पर कर रख उसका हाथ पकड़ बैठ गई। अभिनव दूसरे हाथ से उसके बाल को सहलाते हुए कहा, छोटी तू ठीक है ना? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। सिर्फ हाथ में कांच की वजह से हल्की सी चोट आई थी मुझे और कुछ नहीं हुआ है। पर आप बार बार मेरे कमरे में आकर हर बार यही पूछ रहे हैं। मैं तेरे हाथों में लगी चोट के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, तेरे दिल पर लगी चोट के लिए पूछ रहा हूँ। अभिनव की बात सुन रूही एकदम खामोश हो गई। अभिनव ने उसकी चोट को सहलाते हुए कहा, बहुत सालों बाद आज रोहित से मिली है ना तू? मैं किसी से नहीं मिली। और हाँ, रही बात मिस्टर रोहित की तो आपको बता दूं, मैं उनसे पार्टी में भी मिली थी। आप नहीं गए थे पार्टी में? मैं गई थी तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं। और आप उनके बारे में मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और अब आप जाओ मेरे कमरे से, मुझे नींद आ रही है। बोल रूही ब्लैंकेट ओढ़कर और अभिनव की तरफ अपनी पीठ कर सो गई। अभिनव उसके बाल को सहलाते हुए बोला, फर्क तो पड़ता है तुझे छोटी, और अगर फर्क पड़ रहा है तो मतलब मन में कुछ है। देख छोटी, मैंने अपना प्यार खोया है, इसलिए तुझे बस यही कहूंगा, वक्त रहते प्यार को कह देना चाहिए। दुनियादारी, गुस्से, नफरत से उसे खोना नहीं चाहिए, क्योंकि यह सब तो कुछ पल बाद मिट जाते हैं, पर प्यार हमेशा रहता है। लेकिन जिसे आप प्यार करते हैं वह नहीं रह पाता। मैं बस तेरी खुशी चाहता हूँ। गुड नाइट। बोल वो उसके माथे को चुमकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रूही ने आंखें खोली। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी थी। वो बेड से नीचे उतरी और ड्रोन में से उसने एक तस्वीर निकाला। वो उसे लेकर वापस बेड पर आकर बैठ गई और तस्वीर पर उंगली उंगली फेरने लगी। वह तस्वीर रोहित और रोहित के बचपन की थी। रोहित को देखते हुए रूही ने कहा, देखा ना तुमने मुझे, अब मैं वह मोटी सा आलू नहीं रही, इतनी खूबसूरत बन गई हूँ।
कि हर लड़का मुझे अपने बनाने को इच्छा रख ले। मेरा बचपना था तुमसे शादी करने का, और उस दिन के बाद मेरी जिद बन गई थी खुद को खूबसूरत बनाने की, जिसमें मैं सफल भी हो गई। पर यह मेहनत मैंने तुम्हारे लिए नहीं कि मैं अपने लिए की थी। तुमने मुझे उस दिन एक बात सीख दी थी कि दुनिया में सिर्फ खूबसूरती की ही तारीफ होती है और पाने की ख्वाहिश होती है, उनके साथ ही रहने की इच्छा होती है। बाकी किसी को किसी और चीज से कोई मतलब नहीं होता। भाई कहते हैं मेरे दिल में कुछ है। हाँ है, पर बस गुस्सा और नफरत। अगली सुबह ऋषभ की जब आंख खुली तो उसकी नजर सबसे पहले अपनी बाहों में लिपटे सिमटे अनोखी पड़ गई, और उसे देख ऋषभ के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वैसे तो उसने कई बार यह सुबह देखी थी, पर आज सुबह में अनोखी के चेहरे में कुछ अलग बात थी। कल के प्यार के चमक अनोखी के चेहरे पर साफ दिख रही थी, और वही रात की खुमारी अब तक ऋषभ की आंखों में थी। ऋषभ ने धीरे से अनोखी के गाल पर आए बाल उसके कान के पीछे किए तो अनोखी थोड़ा कसामसा गई और नींद में ही बोली, ऋषभ जी मैं बहुत थक गई, मुझे सोना है। उसकी बात सुन ऋषभ के होठों की मुस्कुराहट और खिल गई। उसने प्यार से अनोखी के माथे को चुमा। सच में कल रात उसने अपनी कपकेक को कुछ से ज्यादा ही परेशान कर दिया था। ऋषभ का प्यार था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और उसके प्यार में अनोखी सो ही नहीं पाई। ऋषभ की नजर जब घड़ी पड़ गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सुबह के 11 बज रहे थे। अगर 1 घंटा और वो सो जाता तो सुबह न दोपहर हो जाती। उसने खुद से कहा, इतनी देर हो गई और मेरी आंख कैसे नहीं खुली, मैं इतनी देर तक कैसे सो गया। तभी एकाएक ही उसके दिमाग में विक्रम की वह बात आ गई जो विक्रम में उसे शेरगिल मेंशन के जिम में कहा था। मुर्गा बांग देने से चूक सकता है, लेकिन इस घर का मुर्गा कभी देर से नहीं उठ सकता। कितनी जल्दी उठता है तू, नींद नहीं आती क्या तुझे? अब तो बीवी भी आ गई है, अब तो देर से उठाना चाहिए ना। उसकी बात याद कर ऋषभ मुस्कुरा उठा। उसने खुद से कहा, तो उसके कहने का ये मतलब था। सच में यह लड़का कभी नहीं सुधर सकता। फिर उसने धीरे से अनोखी के हाथ को अपने पेट से हटाया और उसके हाथ के नीचे अपना तकिया रख दिया, जिसे कसकर पकड़ अनोखी अपना सर उस तकिए पर सो गई। ऋषभ बेड से उठा और गौर से उसे देखने लगा। अनोखी ने अभी भी वही ब्लैक शर्ट पहनी थी जो रात में ऋषभ ने से वापस पहना दिया था। उसके ऊपर के शर्ट के ऊपर के कुछ बटन्स खुले थे, जिस वजह से अनोखी का शरीर थोड़ा सा नजर आ रहा था, और शरीर पर ऋषभ के प्यार की निशानियां भी। उन सब को देखकर ऋषभ फिर बहकने लगा। इससे पहले कि वह खुद पर से अपना कंट्रोल खोता, उसने जल्दी से अनोखी के माथे को किस किया और वहां से वॉशरूम में चला गया। लगभग आधे घंटे बाद वो वॉशरूम से बाहर आया। उसने इस वक्त सिर्फ टॉवल पहन रखा था। वह अनोखी को देखते हुए अपनी कमर पर हाथ रख बोला, उठाना तो नहीं चाहता इसे, पर लेट बहुत हो गया है। सॉरी कपकेक, पर तुम्हें उठना तो पड़ेगा। बोल वो अनोखी के पास आया। कपकेक कपकेक उठ जाओ, ऋषभ ने उसे उठाते हुए कहा तो अनोखी कसमसाते हुए मुंह बनाकर बोली, ऋषभ जी प्लीज सोने दो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूं। आपने कल रात को भी सोने नहीं दिया, अभी भी सोने नहीं दे रहे हो।
वो नींद में ही मुंह बनाते हुए ऋषभ से ऋषभ की कंप्लेंट कर रही थी, जिससे ऋषभ की आंखों में उसके लिए बेशुमार प्यार छा गया। उसने अनोखी के गाल को किस किया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया तो अनोखी ने नींद में ही अपनी बाह उसके गले में लपेट ली। वॉशरूम ने बाथ टब को गर्म पानी से भरा और धीरे से अनोखी को उसमें बैठा दिया। पानी का एहसास होते ही अनोखी ने झट से अपनी आंखें खोली। अपनी नजरों के सामने ऋषभ को देख पहले तो कल रात की बात याद कर वो शर्मा गई, पर फिर गुस्से से उसे देखते हुए बोली, क्या है ऋषभ जी, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे इतना? एक तो रात भर सोने नहीं दिया, अभी भी सोने नहीं दे रहे हो, बोल उसने गुस्से से पाउंड बना लिया। ऋषभ ने होले से उसके होठों को अपने होठों से छुआ और उससे बोला, सो जाना घर जाकर, पर अभी फ्रेश हो जाओ। 12 बजने वाल, मॉम तुम्हारे लिए परेशान होगी। कल रात से बात नहीं हुई है इसलिए उठा दिया, वरना अगर इतना ही सोना है तो ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं घर चला जाता हूँ। ऋषभ ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा तो अनोखी पानी उस पर फेंकते हुए बोली, हिम्मत है तो जाकर दिखाओ अकेले, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। ऐसी शिकायत करूंगी ना दादाजी से कि वह सच में आपको छड़ी से मारेंगे। उसकी ऐसी बच्चों वाली हरकत और शिकायत पर ऋषभ हंस पड़ा और फिर उसे छेड़ते हुए बोला, वैसे तुम्हें बहुत नींद आ रही है तो मुझे डर है कि तुम बाथरूम में ही ना सो जाओ, तो मैं सोचता हूँ कि हम दोनों साथ ही नहा लेते हैं। कहते हैं वह उसकी करीब आने लगा तो अनोखी उसे दूर करते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, बरदार जो आप मेरे पास आए तो कितना परेशान किया आपने रात में मुझे। कहते कहते उसकी आवाज धीमी पड़ गई और उसने चेहरा झुका लिया। रात की बात याद कर उसका बचपन गायब हो गया था और शर्म की लाली गालों पर छा गई। उसे इतना शर्माता देख ऋषभ ने होले से उसके गाल को अपने गाल से छुआ और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, सॉरी, कल रात बहुत परेशान किया ना हम्मा। अनोखी ने कहते हुए धीरे से अपना सर हमें हिला दिया। फिर ऋषभ ने आगे कहा, वैसे आदत डाल लो, शायद हर रात ऐसे ही परेशान करूं क्या? अनोखी ने जोर से कहा। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। ऋषभ ने हंसते हुए उसका रिएक्शन देखा और वॉशरूम से चला गया और अनोखी गुस्से से उसे जाते हुए देखती रही। कुछ देर बाद अनोखी वॉशरूम से बाहर आई। उसने सिंपल सी टी शर्ट जीन्स पहनी थी। टी शर्ट का कॉलर उसके गले तक था और फुल स्लीव्स, जिस वजह से उसके शरीर पर बने लव बाइट नजर नहीं आ रहे थे। उसे बाहर आता देख ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाया और उसके बालों को सुखाने लगा। अनोखी मुस्कुराते हुए आईने से ऋषभ को देख रही थी। ऋषभ ने एक बार तो उसे इशारे से पूछा कि क्यों ऐसे देख रही हो, पर अनोखी ने कुछ कहा नहीं और उसी तरह देखते रही। ऋषभ उसके सामने घुटनों के बल बैठा और उससे बोला, क्या हुआ, क्यों ऐसे देख रही हो? क्या और डांटना बाकी है? अनोखी ने ना में सर हिलाया और ऋषभ के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम उसके माथे को चुम लिया तो सुकून से ऋषभ की आंखें बंद हो गई। 2 पल बाद ऋषभ ने अपनी आंखें खोली और अनोखी से धीरे से पूछा, यह किस लिए? आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? मुझे दर्द में बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए अपना सर हमें हिला दिया। अनोखी ने आगे कहा, मैंने देखा था कल रात, जिस पल मैं दर्द में थी,
उसी पल आपकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। कपकेक, तुम इतना मत सोचो। बस यह याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है? हम कहते हुए अनोखी ने हमें सर हिला दिया। उसके बाद वह दोनों नाश्ता कर शेरगिल मेंशन के लिए निकल गए। शेरगिल मिशन। ऋषभ और अनोखी को घर आते आते शाम हो गई थी। वह दोनों जब घर आए तो देखा सब हाल में ही मौजूद थे। अनोखी को देख शोभा ने जल्दी से उसे गले से लगाया और उसके माथे को चूम उसके गाल पर हाथ रख बोली, बेटा तू ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अनोखी ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी शोभा ऋषभ के कान खींच कर बोली, और तू? मुझे तो सच में तुझे मारने का मन कर रहा है। एक तो ऐसे ही कल की बात सुन हम सब डर गए और तुम इसे लेकर फार्म हाउस चला गया और वहां भी दोनों के फोन क्यों नहीं लगे? मॉम पहले कान तो छोड़ो फिर बताता हूँ, ऋषभ ने अपने कान को छुड़ाते हुए कहा। घर के सभी लोग मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे और विक्रम और अनोखी तो जोर से हंस रहे थे। दोनों को बड़े मजे आ रहे थे को पहली बार ऐसे देख शोभा के हाथ से मार खाते देख ऋषभ ने दोनों को घूर कर कहा, बहुत हंसी आ रही है तुम लोगों को। तो अनोखी और विक्रम दोनों एक साथ बोले, नहीं हंसी नहीं आ रही है, मजा आ रहा है। उन दोनों भाई बहन की बात सुन ऋषभ और चिढ़ गया। शोभा ने उसके कान छोड़े तो ऋषभ बोला, मॉम मेरा फोन टूट गया था इसलिए फोन नहीं लगा और फार्म हाउस का फोन काम नहीं कर रहा था। तभी अनोखी के पीछे खड़ी शनाया की नजर अनोखी के गर्दन पर गए। उसके कान के थोड़े नीचे गर्दन पर एक लव बाइट था जिस पर ना तो ऋषभ का ध्यान गया था और ना ही अनोखी का, पर शनाया की नजरों में वो आ गया था। उसने अनोखी से कहा, वैसे अनोखी तुम ठीक से कुछ ज्यादा ही लग रही हो। मतलब जिस तरह से प्रवीण ने बताया था कि ऋषभ सर गुस्से में थे उसे हिसाब से तो लगा तुम्हारा चेहरा मुरझा जाएगा, पर तुम्हारा चेहरा तो एकदम खिला हुआ लग रहा है। शनाया के कहने पर अनोखी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगी और सबकी नजर अनोखी पर चली गई। अनोखी का चेहरा सच में कुछ इस तरह से खिला था कि देखते बराबर पता चल जाए कि क्या हुआ हो। उसकी आंखों की चमक, गालों की लाली, होठों की मुस्कुराहट और होंठ के किनारे हल्के से कट ने सबको सबूत दे दिया। विक्रम ऋषभ के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख धीरे से उसके कान में बोला, मानना पड़ेगा मतलब गुस्सा होने की एक्टिंग थी वो, पर असल में तो तुझे जाना था मेरी बहन के साथ फार्म हाउस। सही है, कंग्रेचुलेशंस। और हाँ, अब पता चला कि फोन भी कैसे बंद हो गया। भाई तू तो मेरा गुरु बन जा। ऋषभ ने घूर कर उसे देखा तो उसकी नजर सब पर गई। सब उसे देख मुस्कुरा रहे थे। यह देख वो थोड़ा सा हड़बड़ा गया और बिना कुछ बोले वहां से अपने स्टडी रूम में चला गया। यह देख सब हंस पड़े। वहीं अनोखी चुपचाप खड़ी थी। उसे कोई छेड़ पता उससे पहले ही शोभा ने कहा, अनोखी तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता भिजवाती हूँ। ठीक है माँ, बोल अनोखी भी वहां से 9-2-11 हो गई। उन दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ते देख सब खुश थे। तभी दादाजी ने प्रफुल्ल को देखते हुए पूछा, प्रफुल्ल तुम्हारे मेहमान कितने बजे तक आ जाएंगे? मैंने रात के खाने पर बुला लिया था उन सबको, तो बस कुछ देर में आते ही होंगे, प्रफुल्ल ने कहा। उसकी बात सुन सारी लेडीज रात के खाने की तैयारी करने चली गई। शिवाय ने प्रफुल्ल से पूछा,
पापा कम से कम मुझे तो बताओ कि कौन से स्पेशल मेहमान आने वाले हैं आपके और कौन सा सरप्राइज आप देने वाले हैं। कसम से पागल हो गया हूँ सोच सोच कर। शिवी तुझे इस बारे में पता है क्या? शिवाय के पूछने पर शिविका ने हाँ में अपना सर हिलाया तो शिवाय झल्ला कर बोला, तो पागल लड़की चुप क्या बैठी है, बताना मुझे। तभी प्रफुल्ल शिवाय को डांटते हुए बोला, पागल यह नहीं है, तू है जो दिमाग खाकर मेरा मुझे पागल बना रहा है। कहा ना जब आएंगे तो पता चल जाएगा, तो क्यों पूछ रहा है बार बार, और पूछ तो ऐसे रहा है जैसे कि अपनी सारी बातें मुझे हर दिन फोन कर बताता है। प्रफुल्ल के ऐसे डांटने पर शिवाय का मुंह बन गया और चुपचाप बैठ गया। वो सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी प्रफुल्ल दरवाजे की ओर देख मुस्कुराते हुए बोला, आ गए ये लोग। सबकी नजर दरवाजे कर गई। दरवाजे से भारती भारती के पापा रूही और अभिनव चले आ रहे थे। रूही को देख रोहित की नजर उसे पर थम सी गई। वही अभिनव और शिविका ने एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए और हार्दिक में उनका यह मुस्कुराना देख लिया था। शिविका को अभिनव को देख मुस्कुराते हुए हार्दिक के मन में बेचैनी होने लगी। अरे भारती तुम, कहते हुए सुरेखा उठी और भारती को गले से लगा लिया और फिर मुड़कर प्रफुल्ल से बोली, भाई साहब आपने बताया ही नहीं, भारती ही आपकी मेहमान है। अगर मैं बता देता तो आप इतनी खुश होती अपनी पुरानी दोस्त से मिलकर, प्रफुल्ल ने कहा तो सुरेखा मुस्कुरा दी। वही दादाजी और भारती के पापा एक दूसरे के गले लगे। भारती रूही और अभिनव ने दादाजी के पैर छुए और फिर अभिनव और रूही ने बाकी सभी बड़ों के भी पैर छुए। वैसे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुमने बेटा, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो प्रफुल्ल बोला, ये सरप्राइज की बात नहीं है, बल्कि वह है जो यह करने आए हैं। प्रफुल्ल भाई साहब से रिश्ते की बात करने आए हैं, भारती ने कहा। किसकी? रूही और शिवाय की। सुरेखा ने हैरानी से आंखें बड़ी कर पूछा तो सब हैरान हो गए और सबसे ज्यादा झटका तो रोहित और शिवाय को लगा। इतना कि दोनों अपनी जगह से खड़े होकर एक साथ तेज आवाज में बोलो, क्या? सब उन दोनों को देखने लगे। शिवाय जल्दी से अपना सरनाम हिलाकर बोला, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। पापा आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं। चुप करो तुम दोनों और बैठो अपनी जगह पर। बंदर की तरह दोनों एक साथ उछते रहते हो हर बात पर। फिर वह सुरेखा सुरेखा को देख बोले, नहीं शिवाय और रूही की नहीं, अभिनव और शिविका की। प्रफुल्ल की बात सुन सुरेखा ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि उसे अभी भी रूही और रोहित की शादी जो करवानी थी, लेकिन अगले ही पल जब उसने शिविका और अभिनव के नाम पर गौर किया तो उसकी आंखें फिर एल बार हैरानी से बड़ी हो गई और वह हार्दिक और शिविका को देखने लगी। शिविका के होठों पर तो छोटी सी मुस्कुराहट थी, वह सर झुकाए बैठी थी, पर हार्दिक उसके चेहरे का तो रंग उड़ गया था। उसे देख ऐसा लग रहा जैसे उसे सांप सूंघ लिया हो। वह एक टक शिविका को देख रहा था। प्रफुल्ल की कही बात सुन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस ही नहीं आ रही थी। शिवाय खड़े होकर तेज आवाज में बोला, पापा आप ये क्या बोल रहे हो? शिविका की शादी? हाँ, क्यों शादी नहीं करेगी वो? क्या उसकी शादी नहीं होगी? प्रफुल्ल ने कहा तो शिवाय बोला, करेगी, क्यों नहीं करेगी? पर अचानक आपने ये रिश्ते की बात कहाँ से शुरू कर दी? उससे पूछा भी है आपने? मैं क्या तुझे हिटलर लगता हूँ? पूछा है मैं उसे।
वो और अभिनव गुजरात में मिल चुके हैं और दोनों की मर्जी से ही यह रिश्ता तय हुआ है। तू पूछ ले अपनी बहन से, मुझ पर विश्वास नहीं है तो? प्रफुल्ल ने नाराजगी से कहा तो शिवाय हैरानी से शिविका को देखने लगा जो उसे ही देख रही थी। अगले ही पल शिवाय खड़ा हुआ और शिविका का हाथ पकड़ उसे खड़ा करते हुए बोला, हाँ पूछेंगा जरूर, पर अकेले में बोल। वो शिविका को अपने साथ ले गया। सब उसे जाते हुए देखने लगे। फिर सब में हार्दिक को देखा। उन सबके चेहरे पर उदासी थी जो शिविका और हार्दिक के बारे में जानता था। हार्दिक की नजर बस जाती हुई शिविका पर थी। वह भी उठा और वहां से चला गया। तभी वहां पर अनोखी और ऋषभ भी आ गए। जब वह दोनों हाल में आए तो सबके चेहरे देख अनोखी और ऋषभ ने एक दूसरे को देखा और फिर अनोखी ने शोभा से पूछा, माँ क्या हुआ है, आप सब इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो शनाया ने अनोखी और ऋषभ को सब बताया। ये सुन अनोखी के मुंह से भी निकल गया, क्या? पर शिविका? उसने इतना कहा ही था कि ऋषभ ने उसके हाथ को कसकर थामा और जब अनोखी ने उसे देखा तो आंखों से उसे चुप रहने का इशारा किया दिया तो वह चुप हो गई। शिवाय का कमरा। शिवाय शिविका को अपने कमरे में लाया और उससे बोला, शिवी क्या है यह सब? क्या पागल हो गई है तू? क्यों, क्या हुआ ऐसा? क्या किया मैंने? शिविका ने शिवाय से पूछा तो शिवाय झल्ला कर बोला, बोल तो ऐसा रही है जैसे पता नहीं है। पागल हो गई है क्या? शादी है, कोई मजाक नहीं। तू और अभिनव तुम दोनों कब मिले और यह शादी बीच में कहां से आ गई और तूने शादी के लिए हाँ कर दी? उसके इतने सारे सवाल सुन शिविका 2 पल खामोश रही और फिर उसने शांत लहजे में कहा, पापा ने बताया ना, मैं और अभिनव गुजरात में मिले थे कुछ महीने पहले और हमारी दोस्ती हो गई। फिर पता चला कि वह भारती आंटी का बेटा है और भारती आंटी और पापा एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। पापा को अभिनव ठीक लगा तो उन्होंने मुझसे शादी की बात की। अभिनव मुझे भी बुरा नहीं लगा, हम दोस्त थे इसलिए मैंने हाँ कर दिया। तो उसमें गलत क्या किया मैंने? शिवी तू पूरी तरह पागल हो गई है। तुझे खुद सुनाई दे रहा क्या बोल रही है तू? एक अनजान लड़का अगर तेरा दोस्त बन गया तो तू उससे शादी कर लेगी और तेरे प्यार का क्या? शिवाय ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर कहा तो शिविका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कौन सा प्यार? वह प्यार जिसमें सिर्फ जिद थी, वो प्यार जो सिर्फ मेरा ही था, वह प्यार जिसकी दुनिया में शायद कोई इज्जत ही नहीं है, वह प्यार जो कभी मुकम्मल ही नहीं होगा। उस प्यार की बात कर रहे हो तुम? शिविका की बात सुन शिवाय के हाथ उसके कंधे से हट गए। शिविका ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी चिंता है। भाई हो आखिर बहन की चिंता तो होती है, भले हम कितना लड़ते झगड़ते हैं, पर मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। पर मैं खुश रहूंगी और मैं यह शादी विश्वास और खुशी के लिए ही कर रही हूँ। किसकी खुशी के लिए? शिवाय ने पूछा तो वो बोली, पापा की। शिवाय मैंने अपनी खुशी और विश्वास के लिए अपने प्यार को जिद बना लिया था। हार्दिक का साथ मुझे खुश करता था और मुझे विश्वास था कि उसका प्यार मुझे मिलेगा। फिर मैं हार्दिक की खुशी और उनके विश्वास के लिए उससे दूर हो गई। मेरे साथ वो कभी खुश नहीं रहेंगे, मुझसे दूर रहना ही सबके लिए उनके लिए ठीक होगा, यह उनका विश्वास था। तो मैं उन्हें छोड़ चली गई और अब मैं पापा की खुशी और अभिनव पर उनके विश्वास को परखना चाहती हूँ।
लव मैरिज तो नसीब में नहीं था तो अरेंज मैरिज ही कर लेते हैं। क्या पापा को इन सब के बारे में पता है? तेरी और हार्दिक के बारे में पता है? अचानक से शिवाय ने ये सवाल किया पर शिविका ने तपाक से कहा, हाँ पापा को सब पता है। शादी की बात होने के पहले ही मैंने उन्हें सब बताया, हार्दिक के बारे में बताया, अपने बारे में बताया। तो पता है पापा ने क्या कहा? कहते हुए शिविका की नमी आ गई थी। शिवाय में नामे सिर हिलाया तो वो बोली, पापा ने कहा मेरा प्यार गलत नहीं था पर वक्त गलत था, इंसान गलत था। अगर मुझे सच में मूव ऑन करना है तो मुझे अपनी जिंदगी में किसी और को लाना होगा। मेरे मन में हार्दिक की जो जगह है वह कभी नहीं बदल सकती और अगर किसी ने उस जगह को बदल दिया तो मेरा प्यार प्यार नहीं था। लेकिन अगर मैं उस इंसान को अपनी जिंदगी में लाऊंगी जो मुझसे प्यार करेगा, मेरा ख्याल रखेगा, छोटी छोटी ही सही और खुशियां देगा, तो वह अपनी जगह खुद मेरे मन में बना लेगा। मुझे बस उसका हाथ थाम उसके साथ चलना होगा। तो मैंने पापा की इस बात पर भरोसा कर लिया है। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को इस रिश्ते के लिए मनाया है। मजबूरी में नहीं, बस मन नहीं मान रहा था, लेकिन अब मैंने मेरे मन को मना लिया है। और अभिनव बुरा नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है। मुझे कल भी तेरी खुशी चाहिए थी शिवी, इसलिए मैंने तुझे कभी नहीं रोका और आज भी तेरी खुशी ही चाहिए। अगर तुझे लगता है तेरी खुशी अभिनव में है तो मैं तेरे साथ हूँ। शिवाय ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा तो शिवी से गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में नमी पर होठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन कमरे के बाहर खड़े हार्दिक की आंखों में सिर्फ आंसू थे। शिविका की एक एक बात उसके दिल में खंजर की तरह लगी थी और जब उसने शिविका के मुंह से सुना कि वह अभिनव के साथ खुश रहेगी तो उसे ऐसा लग रहा जैसे किसी ने उसका सीन चीर दिल उसके सीने से निकाल लिया है। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हार्दिक ने नजर उठाकर देखा तो वह प्रवीण था, पर हार्दिक तुरंत वहां से टेरेस की ओर चला गया। प्रवीण ने एक नजर कमरे में शिविका और शिवाय को देखा और हार्दिक के पीछे चला। वहीं शिविका और शिवाय वापस हाल गए। शिविका को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। वह इस रिश्ते को मौका देना चाहती थी, इसलिए सबको भी यही ठीक लगा। पर शोभा, आलोक, अनोखी और ऋषभ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वहीं टेरेस पर हार्दिक दीवार से टीककर जमीन पर बैठा अपने फोन में राखी की तस्वीर देख रहा था। उसकी आंखों से गिरते आंसू थम ही नहीं रहे थे। प्रवीण उसके बगल में आकर बैठा और राखी की तस्वीर देखते हुए उससे बोला, क्या हुआ? अपने मन को तसल्ली दे रहा है कि तू जिससे प्यार करता है उसका प्यार तेरे मन में अभी भी जिंदा है?